द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो विज्ञान, रिश्ते और इंसान की सीमाओं के पार जाने की दास्तां है। स्रोत सामग्री आदि और माही की कहानी है एक भारतीय जोड़ा, एक भौतिक विज्ञानी और दूसरा आनुवांशिकीविद, जिन्हें एक प्रयोगशाला दुर्घटना के बाद असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं। और यहीं से मुझे लगता है हमारी आज की चर्चा का सवाल उठता है, ये कहानी असल में है क्या और ये किसके लिए है? क्या ये एक सुपर हीरो एक्शन कहानी है जो बड़े पर्दे पर धमाके करने के लिए बनी है, या फिर ये एक गहरा इंसानी ड्रामा है जो सुपर हीरो कहानियों के जाने पहचाने एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके शादी, विरासत और पहचान जैसे मुश्किल सवालों से जूझता है। मेरा मानना है कि ये कहानी एक परिपक्व ड्रामा है जिसका दिल रिश्तों की उलझन में धड़कता है। और मेरा तर्क ये है कि ये कहानी अपनी जड़ों में एक क्लासिक सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर ही है। उनका जो व्यक्तिगत ड्रामा है वो उस बड़ी सुपर हीरो कहानी को और ज्यादा दिलचस्प और जमीनी बनाने का काम करता है। बस देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये सुपर पावर वाली बात सुनकर ध्यान एक्शन की तरफ ही जाता है, लेकिन अगर हम कहानी के अंदर झांकें तो इसका ज्यादातर हिस्सा आदि और माही के आपसी संघर्षों पर है। उनकी शादी में आई दूरियां, बच्चे के जन्म के बाद इंटीमेसी की कमी, अपने माता पिता की बड़ी विरासत का बोझ, ये असल मुद्दे हैं। शक्तियां तो बस एक तरह से उनके पेशेवर मतभेदों का एक बड़ा रूप ले लेती हैं। आदि का नजरिया भौतिकी पर आधारित है, जो चीजों को बड़े पैमाने पर देखता है, जबकि माही एक आनुवंशिकीविद के तौर पर हर चीज को बारीकी से नाप तौल कर देखती है। उनका असली संघर्ष किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ और खुद अपने अंदर है। पर क्या ये एक स्थापित तरीका नहीं है? मेरा मतलब है, किसी भी अच्छी सुपर हीरो कहानी में किरदारों को एक मानवीय चेहरा देना वो तो जरूरी होता ही है। अब बैटमैन को देखिए, उसके अंदर का अंधेरा ही तो उसे दिलचस्प बनाता है ना। यहां भी वही हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये इतना सीधा है। यहां भावनात्मक गहराई कहीं ज्यादा है। दुर्घटना के बाद का ट्रॉमा, उनका वो एहसास के अनमेड इन 10 डेज, यानी 10 दिनों के अंदर उनकी बरसों की मेहनत और पहचान बिखर कर रह गई, ये एक बहुत ही असली और गहरा दर्द है। उनका ध्यान के जरिए अपने मन की ज्वाला को स्थिर करने की कोशिश करना, स्टेडी द फ्लेम, ये किसी विलन से लड़ने की तैयारी नहीं, बल्कि अपने बिखरे हुए वजूद को समेटने की कोशिश है। ये सब उन दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है जो सतही एक्शन से आगे बढ़कर किरदारों की मनोवैज्ञानिक यात्रा को समझना चाहते हैं। आपकी बातें दिलचस्प हैं, पर मुझे लगता है कि आप कहानी के ढांचे को नजरअंदाज कर रही हैं। इसकी शुरुआत देखिए, एक लैब में हादसा, शक्तियों का मिलना और फिर दुनिया को बचाने का एक मकसद सामने आना। ये तो सुपर हीरो जॉनरा की किताबी तौर की तरह है। और फिर उस गुप्त संगठन का क्या, जिसे कैबल या सुपर सेटर्स कहा गया है, जिसके लोगों के कोड नेम मिस्टर डन और टैक्सी हैं। ये तो सीधे सीधे कॉमिक बुक की दुनिया से उठाया हुआ लगता है। और जब वो खुद अपनी टीम का नाम स्काईफायर रखते हैं और अपने कोड नेम भलक और वन ही चुनते हैं, तो वो साफ साफ सुपर हीरो की पहचान अपना रहे हैं। उनका व्यक्तिगत ड्रामा जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन यह उस सुपर हीरो की यात्रा को वजन देने के लिए है, न कि उसकी जगह लेने के लिए। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये एक एक्शन कहानी है तो इसका मुख्य संघर्ष क्या है? स्रोत सामग्री में जिन संघर्षों पर बार बार जोर दिया गया है वो है विरासत का बोझ, आय का नुकसान, अंतरंगता का अभाव और अपनी बेटी मैरी का भविष्य। ये सारे संघर्ष बेहद निजी और भावनात्मक है। कहानी के कई अध्याय सिर्फ उनके रिश्ते के तनाव, उनकी थेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं। वो खलनायक संगठन, वो कैबल, तो बस पृष्ठभूमि में एक धुंधली सी छाया की तरह है, कहानी का केंद्र नहीं। वही तो कहानी का असली इंजन है। क्या वो कबाल ही नहीं है जिसने वो विस्फोट करवाया? क्या वो लगातार उन पर नजर नहीं रख रहा? ये बाहरी खतरा ही है जो उन्हें एक साथ काम करने और अपनी शक्तियों को समझने पर मजबूर करता है। हाँ, उनके बीच व्यक्तिगत मतभेद हैं, लेकिन वो मतभेद उस बाहरी खतरे के कारण और ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही उन्हें सुलझाने की वजह भी बनते हैं। ये क्लासिक सुपर हीरो बनाम विलन सेटअप है। व्यक्तिगत ड्रामा किरदारों को प्रेरणा देता है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने वाला संघर्ष वो बाहरी ही है। वे दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सिर्फ अपनी शादी को नहीं। पर क्या वो सच में दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो रहे हैं?
अगर हम उनके तथाकथित एक्शंस को देखें तो वो भी ज्यादातर आंतरिक या प्रयोगात्मक है। वो अपनी शक्तियों का परीक्षण कर रहे हैं, जैसे पानी के नीचे सांस लेना या गर्मी को नियंत्रित करना। ये किसी सुपर हीरो की लड़ाई की तैयारी से ज्यादा एक वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया लगती है, जैसे वो अपने ही शरीर के नए नियमों को समझ रहे हों। लेकिन उस खोज का मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ अपनी जिज्ञासा के लिए ये सब कर रहे हैं? नहीं, आप इसे वैज्ञानिक खोज कह रही हैं, मैं इसे एक क्लासिक ट्रेनिंग मोन्टाज कहती हूँ। हर सुपर हीरो इस दौर से गुजरता है। वो उड़ना, कवच बनाना और ऊर्जा को नियंत्रित करना इसलिए सीख रहे हैं ताकि वो एक्शन के लिए तैयार हो सकें। जैसा कि कहानी के पिच में ही कहा गया है, उनका लक्ष्य दुनिया को बचाना है। हर परीक्षण उसी बड़े मकसद की ओर एक छोटा कदम है। वो सिर्फ अपनी क्षमताओं को समझ नहीं, बल्कि उन्हें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कला सीख रहे हैं। लेकिन कहानी का जो एकमात्र पारंपरिक एक्शन सीन है वो बिल्कुल अंत में आता है, एक बचाव अभियान, और वो भी उनकी मर्जी से नहीं बल्कि हालात उन्हें मजबूर करते हैं। इससे तो यही लगता है कि कहानी शक्तियों के इस्तेमाल से ज्यादा उनके नतीजों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये एक्शन से ज्यादा परिणामों के बारे में है। ये इस सवाल के बारे में है कि हमारे पास ये शक्ति है, अब हम इसका क्या करें, और इसका जवाब उन्हें लड़ाइयों में नहीं बल्कि आपसी बातचीत और नैतिक दुविधाओं में मिलता है। वो बचाव अभियान कहानी का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। ये उनकी क्षमताओं का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन है। कहानी का समापन उनके स्काईफायर बनने से होता है, जो दुनिया के सबसे नए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। ये साफ तौर पर एक एक्शन उन्मुख कहानी की नींव रख रहा है। वो बचाव अभियान ये साबित करता है कि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ये उनके व्यक्तिगत ड्रामा से सार्वजनिक एक्शन की और एक महत्वपूर्ण मोड़ है। चलिए, अगर हम एक्शन से हटकर कहानी के ढांचे और उसकी गति को देखें तो वहां भी एक दिलचस्प बात नजर आती है। कहानी की रफ्तार वो बहुत धीमी और विचारशील है। ये जल्दबाजी में एक्शन दृश्यों पर नहीं पहुंचती। ये हमें किरदारों के साथ समय बिताने का मौका देती है ताकि हम समझ सकें कि उस दुर्घटना ने उनकी जिंदगी और उनके मनोविज्ञान पर कितना गहरा असर डाला है। मैं उस धीमी गति को एक अलग नजरिए से देखती हूँ। ये एक ओरिजिन स्टोरी, यानी एक किरदार की शुरुआत की कहानी का आदर्श ढांचा है। आप क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन बिगिंस या पहली आयरन मैन फिल्म को याद कीजिए। वे भी धीमी गति से शुरू होती हैं ताकि किरदारों की नींव मजबूत हो सके। दर्शक जब तक किरदार से जुड़ेंगे नहीं, तब तक उसके एक्शन की परवाह क्यों करेंगे? ये धीमी गति एक बड़ी तेज तरार कहानी के लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर रही है। लेकिन कहानी का अंत कहाँ होता है? एक्शन पर? नहीं। अंतिम अध्यायों में वे अपने माता पिता के साथ अपने नए उद्देश्य पर एक लंबी बहस करते हैं। ये बहस फिर से रिश्ते, पहचान और जिम्मेदारी के सवालों पर लौट आती है। ये किसी साहित्यिक उपन्यास की तरह है जो किरदारों के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरता है, न कि किसी तेज तर्रार एक्शन कहानी की तरह जो अगले धमाके की तैयारी कर रहा हो। उनका संघर्ष इस बात पर है कि वे कौन हैं और उन्हें क्या बनना चाहिए, न कि इस बात पर कि वे किसे हरा सकते हैं। ये एक फिलॉसॉफिकल बहस एक्शन कहानी का क्लाइमैक्स कैसे हो सकती है? मुझे लगता है आप क्लाइमैक्स को गलत समझ रही हैं। वो बहस क्लाइमैक्स नहीं बल्कि उनकी हीरो के तौर पर पहचान की आधिकारिक घोषणा है, और कहानी का असली अंत उस संकेत के साथ होता है जहां कबाल उन्हें अपना बनाना चाहता है, उन पर अपना हक जताना चाहता है। ये एक क्लासिक क्लिफहैंगर है जो सीधे सीधे एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा कर रहा है। यह साफ तौर पर एक बड़ी सुपर हीरो गाथा की पहली कड़ी है जिसे मुख्य धारा के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। धीमी गति केवल इसलिए है ताकि किरदारों की नींव रखी जा सके, लेकिन अंत का लक्ष्य एक्शन और टकराव ही है। ये एक सीरीज का पहला एपिसोड है, पूरी कहानी नहीं। अंत में मेरा मानना यही है कि ये कहानी सुपर हीरो शैली की बाहरी रूपरेखा का इस्तेमाल एक बेहद जटिल और भावनात्मक कहानी कहने के लिए करती है। मतलब कहानी का शरीर भले ही सुपर हीरो जैसा हो, पर उसकी आत्मा एक ड्रामा की है। ये आधुनिक भारत में शादी, परिवार और उद्देश्य जैसे विषयों की गहराई से पड़ताल करती है। इसका लक्ष्य वे दर्शक हैं जो सुपर हीरो कहानियों में भी वैचारिक और भावनात्मक गहराई की तलाश करते हैं, न कि सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स और लड़ाई।
और मैं कहूंगी कि ये कहानी एक बहुत ही चतुराई से तैयार की गई सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी है। ये व्यक्तिगत ड्रामा का इस्तेमाल अपने एक्शन और विश्व निर्माण को एक ठोस जमीन देने के लिए करती है, ताकि जब एक्शन हो तो उसका वजन महसूस हो। ये इस जॉनरा के प्रशंसकों को लक्षित करती है जो एक नए और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट सुपर हीरो की कहानी देखना चाहते हैं, जो हॉलीवुड के घिसे पिटे फॉर्मूले से अलग हो। ये कहानी का दिल भले ही ड्रामा हो, पर उसका शरीर और दिमाग एक सुपर हीरो का ही है। ये तो साफ है कि ये सामग्री किसी एक जॉनरे की सीमाओं में बंद कर नहीं रहती। ये कहानी एक ही समय में व्यक्तिगत भी है और महाकाव्य भी। ये दिखाती है कि कैसे दो लोगों के बीच का तनाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये पाठक पर निर्भर करता है कि वे पात्रों के मानवीय ड्रामा को कहानी का मुख्य बिंदु मानते हैं या इसे एक बड़ी सुपर हीरो गाथा की एक मजबूत नींव के तौर पर देखते हैं। शायद दोनों ही बातें सच हैं। स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है।